चलिए प्यारे बच्चों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मैं एम चक्रवर्ती स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए 20 पॉलिटी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर मैं आपके सामने बिहार एसएससी और बिहार पुलिस के परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह श्रृंखला आप लोग के लिए चालू किया गया है, जो इंटर स्तरीय बिहार एसएससी एग्जाम लेने वाला है और जो बिहार पुलिस का एग्जाम जो अभी कुछ दिनों बाद आपको 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर जो डेट निर्धारित किया गया है, उन सभी परीक्षाओं को देखते हुए जहां पर आपका जीके जिस प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो सभी टॉपिक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है पॉलिटी का। और पॉलिटी से देखेंगे कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो एसएससी लेवल का हो, रेलवे का हो या बिहार का हो या कोई भी सेंट्रल सरकार या स्टेट गवर्नमेंट का हो, पॉलिटी से सवाल आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। तो चलिए बच्चों, आप लोग पेन और पेपर के साथ रेडी हो जाइए 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने के लिए। और हम लोग आसान तरीके से इसको देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर और आप कॉमेंट जरूर करें और उसके बाद वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों या साथियों के बीच शेयर जरूर इससे करें। तो चलिए पॉलिटी का आज का हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कहता है, अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया? पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को कहेगा अशोक स्तंभ को कहां से लिया गया? तो सारनाथ से, उत्तर प्रदेश के सारनाथ से इसको कॉपी किया गया था। ठीक है। और अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। अशोक स्तंभ के नीचे फलक पर जो खुदा हुआ उसको क्या? सत्यमेव जयते। तो कहेगा सत्यमेव जयते को कहां से लिएगा? मुंडको उपनिषद से। और सत्यमेव जयते को किस लिपि या किस भाषा में लिपि में लिखा गया है? तो देवनागरी लिपि में। किस लिपि में? देवनागरी लिपि। या भाषा पूछेगा तो हिंदी। तो सबसे पहला अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में दर्जा कब मिला? 26 जनवरी 1950 को। कहां से लिया गया? उत्तर प्रदेश के सारनाथ से। अशोक स्तंभ के नीचे जो फलक पर लिखा हुआ उसे क्या है? शब्द सत्यमेव जयते, मतलब सत्य का हमेशा विजय होता है। और सत्यमेव जयते कहां से लिएगा? मुंडको उपनिषद से। अगला सवाल देखा जाए, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में कई समिति बने थे, उसमें पूछ रहा सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल 3 नंबर, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कहते हैं। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित जो समिति थी उसके पूछ रहे हैं अध्यक्ष कौन? तो जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। और स्वतंत्र भारत के पूछेगा कि पहले लोकसभा के अध्यक्ष है ना, पूछेगा प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने थे? गणेश वासुदेव मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर। ध्यान दीजिएगा, जीबी मावलंकर। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष पूछे जीबी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी पूछेगा जीबी मावलंकर, याद रखिएगा। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। चौथा प्रश्न पूछा, बहुत आसान है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को। पूछेगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के अलावे प्रारूप समिति में पूछेगा मेंबर 6। भीमराव अंबेडकर के अलावे पूछेगा 6 और पूछेगा कुल मेंबर तो 7। प्रारूप समिति में कुल मेंबर पूछेगा तो 7, याद रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो निर्वाचन था, चुनाव था, संविधान सभा में किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो इसमें देखेंगे, आप हमेशा याद रखेंगे, पहले बंगाल से हुआ था। ध्यान दीजिएगा, जो सर्वप्रथम इनका चुनाव हुआ था बंगाल से, मैंने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले, भारत और पाकिस्तान के विभाजन से पहले, स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले, विभाजन से पहले इनका चुनाव बंगाल से मुस्लिम लीग के मेंबर थे। किसके थे? मुस्लिम लीग के मेंबर। जो वो बंगाल का क्षेत्र जो कि अभी वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, तो बंगाल से 1946 1947 तक सदस्य रहे, बंगाल से चुने गए थे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान का विभाजन हो गया, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो बाद में मुंबई प्रेसिडेंसी से सदस्य बने थे। संविधान सभा के मेंबर कहां से बने थे? मुंबई प्रेसिडेंसी से। 1947 से लेकर 1950 तक, 1947 से लेकर 1950। तो 1946 से 47 बंगाल से, और बाद में जो मुंबई से बने तो 1947 से लेकर 1950 तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव हुआ था। संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, उद्देशिका भी कह सकता है, प्रस्तावना भी बोल सकता है। तो संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में स्वतंत्रता,
समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। कहाँ? प्रस्तावना में पूछेगा जो स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व का जो आदर्श है किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। अब देखेंगे, पूछेगा कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। प्रस्तावना में कितनी? 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। अब मौलिक अधिकार में अगर पूछा जाए तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मौलिक अधिकार में, कितने? 6 प्रकार का। अब उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन कर देगा कि प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया, ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना का विचार अगर पूछेगा तो अमेरिका के संविधान से। कहां से? अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से। अब प्रस्तावना की भाषा पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 3 शब्द फ्रांस से लिया गया। अगला, न्यायिक पुनर्वलोकन की संकल्पना कहां से लिया गया? न्यायिक पुनर्वलोकन का संकल्पना अमेरिका के संविधान से लिया गया। न्यायिक पुनर्वलोकन कहां से लिया गया? अमेरिका से। और न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था कौन से देश से लिया गया? कनाडा से। कहां से लिया गया? कनाडा से। संघात्मक व्यवस्था कनाडा से, और संसदनात्मक बोलेगा तो ब्रिटेन से। संघात्मक व्यवस्था कनाडा और संसदनात्मक ब्रिटेन से लिया गया, याद रखेंगे। समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। समवर्ती सूची, ठीक है, याद रखेंगे। समवर्ती सूची पूछेगा कहां के संविधान से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची में टोटल विषय पूछेगा वर्तमान में कितना? 52। कितना विषय है? 52। समवर्ती सूची पर आपसे कह सकता है कि कानून कौन बनाता है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर। शिक्षा पूछेगा कौन सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है, ये ध्यान में रखेंगे। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था किया गया? हमारा जो संविधान है वो किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था करता है भारतीय लोगों के लिए? तो संसदनात्मक व्यवस्था भारतीय प्रणाली में है, शासन प्रणाली में देखा गया है। और इस व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका का नियंत्रण होता है। कहेगा संसदनात्मक व्यवस्था में क्या होता है? तो विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होगा। विधायिका का किस पर नियंत्रण होगा? कार्यपालिका पर। अब कहेगा सरकार के कितने अंग? 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगला सवाल 11 नंबर देखा जाए। अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। क्या है? एकल कार्यपालिका। और संसदनात्मक में क्या होता है? दोहरी कार्यपालिका होगी। क्या होगी? दोहरी कार्यपालिका। और अध्यात्मक में एकल कार्यपालिका। और अध्यात्मक सरकार में याद रखेंगे, पूछेगा कि पावर सबसे ज्यादा कहां? तो राष्ट्र अध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति के पास है। अध्यात्मक वाले जितने, जैसे अमेरिका अध्यात्मक सरकार वाला देश है, तो वहां जो सब पावर जो सबसे ज्यादा है वो कहां है? राष्ट्रपति के पास होता है। और संसदनात्मक वाला में जो शासन प्रणाली वाले में क्या देखा गया है कि राष्ट्रपति जो रहेंगे वो औपचारिक प्रधान रहेंगे। क्या रहेंगे? औपचारिक। मेन रूप से प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन अध्यात्मक में सारा पावर किनके पास? तो राष्ट्रपति के पास होता है। भारत का संविधान परिसंघीय है या किससे निर्धारित होता है? भारत का जो संविधान है वो परिसंघीय, निर्धारित किससे होगा? केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन से। केंद्र और राज्यों के मध्य जो है शक्तियों के विभाजन से इसका क्या होगा? निर्धारण होगा। भारत का संविधान परिसंघीय किससे निर्धारित होगा? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन से। नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा है? नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार दोनों को संविधान का आत्मा पूछेगा किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। नीति निर्देशक पूछेगा कहां? तो संविधान के भाग 4 में। और मूल अधिकार पूछेगा तो संविधान के भाग 3 में है। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन को गाया गया? जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है। इसको सर्वप्रथम कब गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911। कलकत्ता अधिवेशन 1911 में जन गण मन को पूछेगा कौन लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसे लिखा गया। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारतीय जनता है जो सत्ता का प्रमुख स्रोत है। या कहेगा जनता अंतिम शक्ति किस में होती है? तो भारतीय जनता में। ठीक है, तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन होगा? भारतीय जनता होगी। विवाह,
तलाक और गोद लेना। मैंने जिसका संतान नहीं है तो किसी दूसरे के बच्चे को जो गोद लेता है तो उसी को करा गोद लेना की सूची का विषय है। विवाह, तलाक और गोद लेना ये समवर्ती सूची का विषय होगा। किस सूची का? समवर्ती सूची का विषय है। अगला ध्यान दिया जाए, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार का न्याय आपके उद्देशिका या प्रस्तावना में किया गया है। उद्देशिका बोलिए या प्रस्तावना में सम्मिलित सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय के तत्व को कहां से प्रेरित किया गया है? तो 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित है। मतलब रूस का जो क्रांति 1917 में हुआ था वहीं से 3 प्रकार का न्याय लिया गया, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। कहेगा भारतीय संविधान भारत के लोगों को कितने प्रकार का न्याय देता है? तो 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देता है। जो कहां से लिया गया? 1917 की रूसी क्रांति से। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके परीक्षा के लिए। प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ था? प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, वो है 42वां संशोधन 1976। कहेगा प्रस्तावना में अब तक कितना बार संशोधन किया जा चुका है? तो केवल एक बार किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976। और 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी शब्द जोड़ा गया, अखंडता शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, यही 3 शब्द आपके संविधान के प्रस्तावना में 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और अब तक कितना बार? एक बार। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? भारतीय संघ के अंतर्गत, देश के अंतर्गत कोई राज्य को शामिल करने का अधिकार किसको दिया गया? संसद को। वो कौन शामिल कर सकता है? संसद कर सकता है। संविधान का प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत को क्या वर्णित किया गया? राज्यों का संघ, या भारत के राज्यों का संघ है, या कौन अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में और भाग 1, अनुच्छेद 1 और भाग 1 में। तो प्यारे बच्चों 20 पॉलिटी ऑब्जेक्टिव के जो प्रश्न था वो समाप्त करता हूं। मुझे समझ में आ गया है और पूरा विश्वास मैं आपको करता हूं कि जो भी प्रश्न है सभी आपके प्रतियोगी जो विभिन्न आगे होने वाली परीक्षा हैं इस सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इसे याद जरूर करिए और आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पढ़ने की इतनी बहाली आप लोग के समक्ष है तो अब पढ़ने से न चूके, एकदम निशाना बनाइए, लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपने नौकरी को पक्का करें। तो चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए इतना ही और इसे याद कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।